नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। तो दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था प्राचीन इतिहास का, उस सीरीज के अंतर्गत हम दोस्तों वेदों के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद उपनिषद, आरण्यक और वेदांगों के बारे में पढ़ लिए थे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। अगर दोस्तों जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे, वो हमारे देश के बारे में अपने पुस्तकों में कुछ ना कुछ लिखे होंगे। उसी से दोस्तों हमको पता चलता है कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या नहीं, और हमारा देश कैसा था उस समय। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया जा गया है। पहला है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। पहला है दोस्तों यूनान और जो रोम के लेखक हैं उनका विवरण है। दूसरा है दोस्तों चीनी यात्रियों के वृत्तांत, जो चीनी यात्री आए थे उनका विवरण है। और दोस्तों तीसरा है अरब यात्रियों का वृत्तांत, जो अरब यात्री आए थे उनका विवरण है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जो पहला हमारा है यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, उस पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हेरोडोटस नाम का पहला जो है यात्री आया था दोस्तों भारत में, सबसे पहले यही आया था। और इसे ही इतिहास का जनक कहा जाता है। जो हम लोग इतिहास हम और आप पढ़ रहे हैं आज, इसका जनक हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। मतलब इसका जो विवरण है दोस्तों, उस पर पूरा क्लियर नहीं है, वो अफवाह और अनुश्रुतियों पर प्रदर्शित होता है। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे टेसियस के ऊपर। टेसियस ये भी एक यात्री आया था जिसका नाम था टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। मतलब दोस्तों ये जो ईरान देश था, उस देश का ये राजवैद्य मतलब चिकित्सालय डॉक्टर था इसमें। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था दोस्तों। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसे विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में पहले जो हैं निर निर्याकस, दूसरे हैं ऑनेसिक्रिटस, तीसरे हैं अरिस्टोबुलस। और इनका विवरण दोस्तों, इनका जो विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय, मतलब इनका जो विवरण है दोस्तों, उस पर विश्वास भी किया जा सकता है और वो अच्छे प्रमाण भी दिए हैं। उन्होंने अपना प्रमाण भी दिया है कि क्या कैसे हुआ था उस समय। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो है दोस्तों, मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूलेसस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर जो राजा था दोस्तों, उसका मेगास्थनीज राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा। उसमें अपने पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया था दोस्तों। उसके बाद डायमेकस नाम का आया। यह जो है दोस्तों एक सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ये दोस्तों राजदूत थे। ये दोस्तों जितने भी आए हैं बाहर से, ये सब राजदूत ही थे कि जाओ उस देश में पता कर लगाओ क्या कैसे हो रहा है, उसके बारे में बताया गया। इससे हमारे देश के राजदूत अभी
अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह जाते हैं उस प्रकार से। खैर पाकिस्तान की बात छोड़ो, वो देश नहीं है, कुत्ते का घर जैसा है दोस्तों। दोस्तों जो डाइमेकस था उस वो बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद दोस्तों हैं डायोनीसियस। ये जो महाशय हैं यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलेडेल्फस का राजदूत था दोस्तों, और यह अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद दोस्तों प्लिनी एक राजदूत आया, वह भी काफ़ी चर्चित था। इस प्लिनी जो था दोस्तों, इसने लगभग प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद दोस्तों टॉलमी था, टॉलमी आया। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना किया था। जैसे दोस्तों हम लोग आज जो भूगोल पढ़ते हैं, टॉलमी नामक एक क्या कहते हैं यात्री आया और उसने दोस्तों भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद दोस्तों पेरीलिप्स ऑफ द इरिथियन सी एक यात्री आया, उसका नाम था पेरीलिप्स ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक की रचना जो है दोस्तों एक अज्ञात लेखक द्वारा 80 ईस्वी में की गई थी, जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। मतलब जो भारत का महासागर है, हिंद महासागर, उसकी यात्रा पे आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों चीनी यात्रियों के वृत्तांत अब आ गए हैं। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत ही प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसमें दोस्तों पहला जो आता है वो है फाहयान। फाहयान यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, भारत आया था। इसने अपनी लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है दोस्तों। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। ये दोस्तों 15 वर्ष तक यहाँ पे रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया इसने, फाहयान ने। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग जी जो थे यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में लगभग भारत आए थे। यहाँ लगभग 1600 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया इन्होंने। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक सी यू की है। इसकी पुस्तक का नाम दोस्तों है क्या? सी यू की। यह जरूरी याद रखने लायक है और यह एग्जाम में 100% पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सुंगयुन की। यह चीनी लेखक था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यह 3 वर्ष का यात्रा के लिए आया था, उसमें इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी और यह 518 ईस्वी में आया था दोस्तों, और यह एक चीनी लेखक था। उसके बाद हम बात आते हैं इति सिंह पर। इति सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं अरब यात्रियों के वृत्तांत पर। अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब के मुसलमान लेखक हसन निजाम
अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, अल बिलादूरी, निजामुद्दीन तथा फरिश्ता की रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे अल बरूनी के ऊपर। अल बरूनी दोस्तों, कलर को चेंज कर लेते हैं। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज में खीवा में हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी था। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक ए हिंद भारत का खोज पुस्तक की रचना किया था, जिसमें भारतीयों को तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं सुलेमान पर। सुलेमान, इसकी रचनाओं से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम अल मसूदी पे। सुलेमान में बस इतना था और बहुत कम ही पूछा जाता है दोस्तों ये। चलते हैं दोस्तों हम अल मसूदी पर। अल मसूदी, इसने एक पुस्तक लिखा मुरुरत जहाब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। जो भारतीय समाज उस समय था दोस्तों, उसका सजीव चित्रण जो है इनकी बुक से मिलता है, अलबरूनी साहब के, ओ सॉरी दोस्तों, अलम सूदी साहब के। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला आता है दोस्तों अभिलेख, दूसरा आता है दोस्तों मुद्रा और तीसरा आता है दोस्तों स्मारक। अभिलेख के अंतर्गत दोस्तों अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र का कहते हैं। दोस्तों अभिलेख के अध्ययन को, अभिलेख को जो हम पढ़ते हैं उसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और ताम्र पात्रों पर खोदे जाते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई प्राप्त अभिलेख हैं। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। उसके बाद दोस्तों मंदसौर से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है और एरड़ अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। उसके बाद दोस्तों यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मुद्रा के ऊपर। मुद्रा प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत सिक्के पंचमार्ग कॉइन्स के नाम से भी जाना जाता था। ग्रंथों में इन्हें कारसापड़, पुराण, धरड़, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता था। दोस्तों आहत सिक्कों का मतलब है कि जैसे आप कोई भी सिक्का आपका जैसे आप कोई भी ऐसे सिक्का बनाए हैं और इसमें क्या कहते हैं, आप अपना कोई प्रति बनवा दिए या किसी भगवान का कोई प्रति बनवा दिए, तो उसको ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आहत सिक्का बोलेंगे। इसको हटा देते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अधिकांशतः आहत सिक्के जो थे चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य
यवन शासकों द्वारा की गई है। सर्वप्रथम लेख जो लिखा गया है दोस्तों वह यवन शासकों द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। पुडुचेरी के निकट अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो दोस्तों पुडुचेरी है वहाँ के निकट अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम स्मारक पर। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियाँ और इमारतें इत्यादि आती हैं जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली थी उसको नागर और दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं दोस्तों, तथा दोनों शैलियों के मिश्रण को बैसर शैली कहते हैं। उत्तर भारत की जो मंदिर है दोस्तों निर्माण शैली है उसको नागर बोलते हैं और दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली है उसको द्रविड़ बोलते हैं, तथा दोनों शैलियों का जो मिश्रण होता है दोनों को जो सर दोस्तों मिश्रण होता है उसको बेसर शैली बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे दोस्तों वो टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो चुका है। जो दोस्तों भारतीय इतिहास का स्रोत था वो टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया है, स्रोत समाप्त हो गया है। तो हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नमस्कार और वंदे मातरम दोस्तों। तब तक लिए आप खुशी रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपना प्यार दुलार इस चैनल पे बनाए रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।